वेलकम बैक टू नो एंड ग्रो एवरी डे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बेटर फॉर यू, रेंटिंग अ हाउस और बाइंग दैट हाउस ऑन अ लोन। अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या आपको वो घर रेंट पर लेकर रहना चाहिए या फिर आपको लोन लेकर वो प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको घर रेंट पर लेना चाहिए या फिर लोन लेके उस घर को खरीद लेना चाहिए, तो आपके लिए क्या बेहतर डिसीजन होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आपने लाइफ में कभी ये सुना है, बेटा अपना घर तो अपना घर ही होता है। या फिर ये, बेटा एक छत तो अपनी खुद की होनी ही चाहिए। या फिर ये, भाड़ा क्यों भर रहा है, ईएमआई भर देना। आप पेपर तो सीधा पकड़ लो दादाजी। दादा को मत सिखा। मेरे दादाजी जो आपको सारी बातें समझा कर गए, उन बातों में कोई फ्लॉ नहीं है। उनका लॉजिक अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। सही है ना, तो घर ले लो ना। हाँ भाई, जितना लोन है सारा दे दो, जितना दे सकते हो उतना दे दो। घर लेने का जल्दी, हाँ जल्दी दे दो, अब भी का अब भी दे दो, चलो। एक मिनट। प्रॉब्लम यह है कि दादाजी जिस समय की बात कर रहे हैं वो समय बिल्कुल अलग था और हमारी आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। पहले के टाइम में अगर कोई इंसान सोचता था कि वो घर खरीदना चाहता है तो वो कोशिश करते थे कि कम से कम 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस, जो घर का भाव है उसका कम से कम 90% वो अपने आप में सेविंग्स करे, पूरी पेमेंट करे और उसके बाद ही घर की पोजेशन ले लें। वो लोग ज़्यादा लोन के चक्कर में नहीं पड़ते थे। लेकिन आज की सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। घर के जो रेट्स है वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन जो हमारी एवरेज इनकम्स है वो उतने लेवल से नहीं बढ़ी है। ऊपर से हमारे ऊपर कई सारे खर्चे भी नए नए आ गए हैं। तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होता, अगर हमको घर लेना है, कि हमको लोन ही लेना पड़ता है। अनलेस आपके पास लिक्विडिटी हो बहुत सारी और जो कि आप एक साथ पेमेंट करके घर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास वो लिक्विडिटी नहीं है, आपके मेरे जैसे नॉर्मल अर्निंग करने वाले इंसान को लोन ही लेना पड़ेगा अगर वो घर खरीदना चाहता है। तो फिर क्या आपके लिए सही डिसीजन होगा वो लोन लेना, या फिर आपको सिंपली रेंट पे मूव इन कर लेना चाहिए किसी घर के अंदर? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे और कुछ शॉर्ट टर्म इश्यूज़ के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो लेट्स बिगिन विद एन एग्जाम्पल। तो लेट्स अज्यूम कि 50 लाख का घर है। 50 लाख का घर कहाँ मिलता है मुझे वो पूछना नहीं, मिलता होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए 50 लाख ले रहे हैं ताकि हमारे लिए जो कैलकुलेशन के नंबर्स है वो आसान हो जाए। तो लेट्स अज्यूम कि 50 लाख का घर है। नॉर्मली बैंक्स 20% डाउन पेमेंट लेते हैं और ज़्यादातर लोग 20% डाउन पेमेंट ही कर पाते हैं। तो जो डाउन पेमेंट है वो 10 लाख रुपीज़ है। 20% ऑफ 50 लाख इज़ 10 लाख रुपीज़ इज़ द डाउन पेमेंट, जो कि आपने कहीं से जुगाड़ करके पेमेंट कर ली। बाकी बचे 40 लाख, जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ऑल ओवर द कंट्री फॉर होम लोन, दैट इज़ 8%। के ऊपर आपने 40 लाख का लोन ले लिया और ज़्यादातर लोग वो लोन 30 साल के लिए लेके रखते हैं। 30 साल का लोन 40 लाख का एट द रेट ऑफ 8%, तो आपका जो मंथली ईएमआई आएगा वो आएगा 29,350। 29,350 आपका ईएमआई हो गया। उसके अलावा बिकॉज नाउ यू ओन द हाउस, तो उसका म्यूनिसिपल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे आप रह रहे हैं वो भी आप ही को पर्सनली पे करना पड़ेगा। पूरे साल में उसका जो टोटल खर्चा आता है वो डिवाइड बाय 12 मैंने कर दिया है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट 2,500 का और खर्चा आपके सर के ऊपर आ जाएगा, जो कि आपको पे करना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन और अर्निंग सिचुएशन। आपको आपका ईएमआई प्लस आपके टैक्सेस प्लस सोसाइटी मेंटेनेंस पे करना ही है। टोटल खर्चा आ जाता है 31,850 का। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस विच विल नॉट चेंज इन द फोरसीएबल फ्यूचर। उतना पेमेंट आपको करना ही है। अब अगर 30 साल बाद हम देखें, जब आपका लोन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपने सारी पेमेंट्स कर ली है, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं बचता और घर अब फाइनली अपना हो गया है, तो उस घर की वैल्यू जो मैंने पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी के इंक्रीजिंग रेट्स निकाले हैं, यहाँ पे मैं बंगलो या लैंड की बात नहीं कर रहा, एक फ्लैट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली इंसान आज के टाइम में फ्लैट ही अफोर्ड कर पा रहा है। तो फ्लैट के जो इंक्रीमेंटल रेट्स है जो पिछले 10 ईयर्स में मैंने देखे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास है। तो 30 साल के बाद आपके घर की जो वैल्यू होगी वो करीबन 2,18,00,000 के आसपास बैठेगी। यानी 30 ईयर्स में आपने एवरी मंथ
31,850 का EMI भरा, दैट इज़ EMI प्लस योर टैक्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, आपने वो भरा, और आपके हाथ में जो 30 साल के बाद प्रॉपर्टी आई उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 करोड़ 18 लाख, और वो घर फाइनली आपका खुद का अपना हो जाएगा। ये हुई लोन की कैलकुलेशन। अब अगर हम इसी सेम प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके रहने का डिसीजन लेते हैं तो क्या होगा? रेंट पे अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज दैट आई हैव टेकन इन, इस 50 लाख की एक प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो करीबन 15 से 17 हज़ार के बीच में आता है। तो हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज 16,000। उसके अलावा बिकॉज यू आर पेइंग रेंट, आपको कोई म्यूनिसिपल टैक्स नहीं भरना, आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना, और ना ही आपको सोसाइटी का मेंटेनेंस भरना है, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज कैलकुलेटेड इनटू द रेंट। जब जो लैंडलॉर्ड है वो आपको जब वो रेंट पे देता है तो ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव करके देता है। तो 16,000 हो गया आपका ओनली खर्चा। उसके अलावा मैं करीब 1,000 के खर्चे पकड़ ले रहा हूँ जो कि रिपेयर्स एंड फिक्सचर्स में आपके पर मंथ जा सकते हैं, पूरे साल का 12,000 के आसपास का खर्चा। तो फिर आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा 17,000 अगर आप रेंट पे लेने का डिसीजन लेते हैं। उसके अलावा आपका कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होने वाला है। अब क्या चीज़ फ़ायदेमंद है उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। अगर आप रेंट पर लेते हैं किसी मकान को तो आपका सबसे पहला जो खर्चा बच जाता है वो होता है 10 लाख का डाउन पेमेंट। जो 10 लाख रुपए आप लोन के टाइम पे डाउन पेमेंट करने वाले थे वो पूरे आपके हाथ में ही रह जाएंगे, वो पूरे पैसे आपके बच जाएंगे। उसके अलावा आपके महीने में कौन से खर्चे बच जाते हैं? आपका EMI था 31,850, उसमें से 17,000 माइनस कर दीजिए जो कि आपका रेंट प्लस मेंटेनेंस का खर्चा होगा, घर मेंटेनेंस का, तो आपके हाथ में बचता है 14,850। ये हो गया आपका मंथली बचत अगर आप रेंट पे घर लेते हैं तो। नाउ यू विल टेल मी कि भाई हम रेंट पे पैसा भर रहे हैं तो सारा पैसा तो वेस्ट ही जा रहा है, उससे अच्छा तो हम EMI ही क्यों ना भर लें, कम से कम घर तो अपना हो जाएगा। तो उसका जवाब अभी दूंगा मैं आपको। ये जो 14,850 रुपये और जो 10 लाख डाउन पेमेंट के आपके बच रहे हैं वो आपको उड़ा नहीं देने हैं, वो आपको इन्वेस्ट करके रखने हैं। कीप इन माइंड आप रेडी थे 30 साल तक के लिए 31,850 भरने के लिए, यू वर रेडी फॉर दैट, एंड 10 लाख की डाउन पेमेंट देने के लिए भी आप रेडी थे। तो अगर आपके हाथ में ये सारा पैसा बच रहा है तो आपको ये पैसा अय्याशी करने में उड़ान नहीं देना है, आपको इसे इन्वेस्ट करना है, आपको इसे सेव करना है। तो अगर ये 10 लाख रुपए प्लस एवरी मंथ 14,850 हम SIP कर लेते हैं फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स, तो आपका एवरेज एक साल का जो रिटर्न बैठेगा वो 10% पे बैठेगा। एंड विथ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन टोटल SIP प्लस योर डाउन पेमेंट बीइंग इन्वेस्टेड का जो 30वें साल पर रिटर्न आपके हाथ में होगा, जो कॉर्पस आपके हाथ में आएगा वो होगा 5,36 लाख रुपीस। यू हर्ड मी राइट, 5,36 लाख रुपीस आपके हाथ में कॉर्पस बचेगा एट द एंड ऑफ द 30th ईयर। और अगर उस टाइम पे आप ये सेम प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे जिसकी वैल्यू 30 साल के बाद 2,18 लाख हो गई थी, तब भी आपके पास करीबन 3,18 लाख के आसपास बच जाएंगे। 5,36 लाख आपका कॉर्पस क्रिएट होगा ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम जो आपने रेंट पे रह के पैसे बचाए और उसे इन्वेस्ट किए। उसमें से फुल पेमेंट करके आप वो 50 लाख का घर जिसकी वैल्यू अभी 2,28 लाख हो गई है, वो पूरा घर पूरी पेमेंट करके आप एक साथ बाय कर लेंगे। उसके बाद भी आपके हाथ में 3,18 लाख के आसपास पैसे बच जाएंगे जिससे आप रिटायरमेंट ले सकते हैं और आप जो चाहे कर सकते हैं। यू कैन रिटायर अर्ली एज वेल। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट है रेंट वर्सेस बाइंग का, और ये इंडिया पे लागू होता है, बाहर लागू नहीं होता, क्योंकि बाहर रेंट और EMI में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क है बिकॉज जो लोन के इंटरेस्ट रेट हैं वर्सेस द यील्ड ऑफ रेंट, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। द यील्ड ऑफ रेंट इज़ 3% एंड द लोन इंटरेस्ट रेट इज़ 8%। जब तक ये फ़र्क एक साथ नहीं आता तब तक रेंट और EMI में बहुत फ़र्क होगा। इसे समझाने के लिए मैं एक और छोटी वीडियो अलग से बनाऊंगा, बट अभी के लिए समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रेंट और EMI में फ़र्क काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। फाइनेंशियली अगर आप सिर्फ डिसीजन लेने जाएं तो आपके लिए रेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, बट
हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, कई सारी बार अनअवॉइडेबल हो जाता है कि आपको वो घर लोन पर लेना ही पड़ता है। अब हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेंगे व्हेन इट कम्स टू रेंटिंग और व्हेन इट कम्स टू बाइंग। जब आप अपना खुद का घर खरीद लेते हैं, भले लोन पर ही सही, तो आपका एक्चुअल में खुद की एक छत हो जाती है, विच गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेफ्टी। दूसरी चीज़, आप प्रॉपरली सेटल हो सकते हैं किसी शहर में अगर आप खुद का घर ले लें, और आप जैसे चाहें वैसा उस घर को बना सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इफ़ दैट इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे चाहें आप वैसा ही रहना चाहते हैं, प्लस आपने फिक्स कर लिया है कम्प्लीटली कि मुझे इसी घर में लंबे समय तक रहना है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा अगर आप घर खरीद लें। इसके कॉन्स क्या है? घर खरीदने का कॉन ये है बेसिकली कि आपके सर के ऊपर काफ़ी यंग उम्र में बहुत सारा कर्जा आ जाता है और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको वो कर्जे की भरपाई करते रहनी है। 30 साल कोई कम टाइम नहीं होता, बहुत लंबा टाइम होता है, और उतने लंबे टाइम में अनलेस आपके पास कोई लॉटरी लग जाए या एक साथ बड़ा अमाउंट आ जाए कि आप अपना लोन जल्दी रीपे कर ले, आपको बहुत लंबे टाइम तक EMI भरते रहनी पड़ेगी। रेंटिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो रेंटिंग का सबसे बड़ा प्रो यही है कि आपके सर के ऊपर कोई कर्जा नहीं आएगा, आपको लंबे टाइम तक EMIs नहीं भरनी पड़ेगी। अगर कभी ऐसा पॉइंट आता है कि आपकी इनकम कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो आप चाहे तो अपना लाइफस्टाइल डाउनग्रेड कर सकते हैं। बड़े घर में अगर आपने रेंट पे अगर आप बड़े घर में रेंट पे रुके हुए हैं और आपकी इनकम कम हो गई है, तो आप बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर खरीद लिया है लोन के ऊपर और आपकी EMI चल रही है, तो आपकी इनकम हो या ना हो, आपको वो EMIs तो भरनी ही है, वरना बैंक आपका घर रीपोजेस कर लेगा। तो जो अपनी छत थी, जिसका कॉन्फिडेंस और सेफ्टी हमारे ऊपर था, वो हमारे सर से चली जाएगी। सो रेंटिंग का सबसे बड़ा पहला प्रो तो यही है कि सर पे कर्जा नहीं होता, डेट नहीं होता, और आप अपनी इनकम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल रहने की डाउनग्रेड या अपग्रेड आसानी से कर सकते हैं। ये हुआ रेंटिंग का सबसे बड़ा प्रो। दूसरा इसका प्रो ये है कि आप आसानी से शहर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई एक शहर में आप टाई डाउन नहीं हो जाएंगे। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री या फील्ड में है जहाँ पे अलग अलग शहरों में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती है, या फिर आपके ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंट है, तो फिर आपके लिए घर लेना सही नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आप जब चाहें जिस शहर में चाहें अपना बोरिया बिस्तरा उठा के सीधा शिफ्ट हो सकते हैं। आपको घर के EMI की टेंशन कभी नहीं होगी, और ना ही आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे मैं सेटल हो चुका हूँ, अब मैं जाना नहीं चाहता। सो दैट इज़ अनदर प्रो ऑफ रेंटिंग कि यू कैन मूव ईजिली, यू कैन ट्रांसफर योरसेल्फ ईजिली, आप जहाँ चाहें शिफ्ट कर सकते हैं। वही अगर हम रेंटिंग के कॉन्स देख लें तो रेंटिंग का जो एवरेज अग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का होता है। तो ऐसा हो सकता है अगर आपकी और आपके लैंडलॉर्ड की बनती ना हो तो आपको हर साल शायद घर शिफ्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लैंडलॉर्ड मिल जाता है जिसने वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ही ले रखी है और वो उससे रेंट ही कमाना चाहता है, और आप एक अच्छे टेनेंट है, तो फिर वो आपको नहीं निकालेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक, दैट इज़ 4, 5, 6, 7, 10 ईयर्स ऑल्सो समटाइम्स, आप उसी सेम घर में रेंट पे रह सकते हैं। दूसरा रेंटिंग का कॉन ये है कि आप अपने हिसाब से घर में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आपको लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई नई चीज़ इंस्टॉल करनी हो, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो, अगर आपको एक नेल लगाना हो, डिपेंड्स ऑन द लैंडलॉर्ड कि आपको कैसा लैंडलॉर्ड मिला है। अगर वो परमिशन दे देता है तो आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपने हिसाब का फर्नीचर कर सकते हैं, अपने हिसाब का डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सो रेंटिंग के ये हो गए प्रोज एंड कॉन्स, बाइंग के हो गए प्रोज एंड कॉन्स। आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, एंड प्लस अभी आपके पास लिक्विडिटी नहीं है इतनी ज़्यादा कि आप डाउन पेमेंट कर सके 20, 30, 40% तक, तो फिर इट इज़ मच 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 बेटर कि आप रेंट करें। आपका जो पैसा बचता है उसे बचाएं, उसे इन्वेस्ट करें, और उससे आप जो रिटर्न्स कमाएंगे उससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं कि वो पैसे आप एक साथ डाल के घर खरीद सकते हैं और वो पैसे डाल के आपके करंट फाइनेंशियल्स को कोई नुकसान नहीं होगा, तो आपके लिए मच बेटर होगा कि आप वो घर डायरेक्टली बाय कर लें। लेकिन बहुत बड़े लोन का अमाउंट लेने की कोशिश ना करें, बहुत बड़ा डेट आपके सर पे आ जाएगा तो आपके फाइनेंशियल्स को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। That was my video for today. I will sum it up in a very concise manner. If finances are important to you, try to go and rent. अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए बहुत सारा पैसा है तो you can directly go and buy the house. अगर आपके लिए अनअवॉइडेबल है, आपके परिवार को एक घर की ज़रूरत है, आपके परिवार को अपने खुद की छत की ज़रूरत है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। So you have basically seen all of my points.
अगर मैं पर्सनली आज कहीं रहने के लिए जाऊं तो बिकॉज मेरे घर परिवार के पास एक ऑलरेडी घर है एंड आई एम शिफ्टिंग, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो घर रेंट पर ही लूं बिकॉज उसमें मेरे पैसे बहुत बचेंगे और वो मैं पैसे इन्वेस्ट करके सेव करके बाद में उसके रिटर्न्स एंजॉय कर सकता हूँ बेसिकली। सो दैट वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग रेंटिंग और बाइंग, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपका कॉस्ट एनालिसिस करके आपको बताऊं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, रेंट करना या बाय करना, तो प्लीज़ फील फ्री टू DM मी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके फ़ायदे की चीज़ें मैं बताऊँगा। अगर आप ये IGTV पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो सेव कर ले अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगे, या फिर लाइक और शेयर तो कर ही देना भाई साहब, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी इससे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज फॉलो नो एंड ग्रो एवरी डे ऑन YouTube and on Instagram, and I'll see you later. Adios.